दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज नोड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा दिया गया भाषण जो लाल किला की प्राचीर से कल आजादी के अमृत महोत्सव पर दिया गया, उसे पूरे देशवासियों ने गर्व से सुना। लेकिन जिस सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का जिक्र सारे प्रधानमंत्री लाल किला की प्राचीर से करते हैं, उसके बाद जो देश की सामान्य स्थिति है, जो सामान्य विकसित होती है, उन पे चर्चा करने का समय हम पत्रकारों का होता है। इसलिए आज हमने सोचा जिस सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का जिक्र प्रधानमंत्री अपने भाषणों में क्या करते हैं 15 अगस्त के मौके पर, उस पर राय ली जाए और एक ऐसे इंटेलेक्चुअल की राय ली जाए जिसका संबंध कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ हो इस देश के। आज हमने न्यूज नोट के इस खास कार्यक्रम में दावत दिया पटना से, पटना दून पब्लिक स्कूल के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर अपनी पकड़ रखने वाले यानी सामाजिक विज्ञान के एक ऐसे योद्धा को जो 10 साल से कार्यरत है और इस मुद्दे पर अमूमन मीडिया पैनलिस्ट में अपना बयान रखते हुए नजर आते हैं। आज हमारे साथ पटना से रवि सर जुड़े हैं। आज आइए जानते हैं इन पे देश की किन परिस्थितियों को अब बुनने की बारी है। तो सर, आज सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव आप भी हर घर तिरंगा के साथ मनाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर जी, जो मुझे आपने अपने पैनल में जो है जगह दिया। सर, कहां से शुरू करूं? हर देश हमेशा ये कयास लगाता रहता है कि जिस प्रधानमंत्री का भाषण लाल किला की प्राचीर से हो, उसके बाद देश के सामने एक सही मुखड़ा हो। क्या है मौजूदा दौर का अमृत काल की परिस्थिति सामाजिक आर्थिक? देखिए, ऐसे जो हमें जो लगता है और जो चीजें जो समय के अनुसार जो बयां हो रही है वो ये है कि 75 साल भले ही हमारे देश को आजादी के बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी हर प्रधानमंत्री, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या लाल बहादुर शास्त्री हो, मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो, सबने यही एक ही बात कहा है, गरीबी मिटाओ। इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी मिटाओ। आखिर आज ये मुझे बताइए, कितनी गरीबी मिट गई? क्या आज भी गरीब लोग हैं या नहीं है? सब सरकार ये कहती है कि हम गरीबी के प्रति काम कर रहे हैं। ये अंतर जरूर है कि कुछ कमियां हैं और इन कमियों पर अचानक जो है वो पूरा काम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कुछ कमियां भी हैं और इन कमियों को दूर करने की जरूरत है। मोदी जी ने इस बार लाल किले से यह बात जरूर अपने ये रखा जनता के सामने। हाल फिलहाल में आप देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 100 रुपए 1000 रुपए कमाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें वो पैसा मिल पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे रखने के लिए जगह तक नहीं है, वो जगह कम पड़ जा रही है। ठीक है, तो ये आखिर जो पैसे जो लोगों के पास इतने अधिक धन आया, तो आया कैसे? कहीं ना कहीं करप्शन। हम शुरू से ये कहते आए हैं, गीत संगीत में ये सुनते आए हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। तो हमें हमारे देश का गौरव को फिर से वापस लाना है और ये भ्रष्टाचार की जो समस्या जो है, इससे हमें देश को निजात दिलाना है। और उन्होंने ये बात सही कहा है कि अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो कैसे आखिर देश को इस गरीबी से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि टैलेंट वाले को तो मौका मिल नहीं पाएगा। और जो व्यक्ति के पास परिवारवाद है, चाचा भतीजे का संबंध है, तो वो व्यक्ति को आसानी से रोजगार उपलब्ध हो जाता है। सारे चीज पे मैं आपसे राय लूंगा, चाचा भतीजा पर भी मैं आपसे जानूंगा। मैं आपसे जानूंगा जो जिस बैंक की बात आपने की, तो सर ये तो नीति आयोग का डेटा है ना, जिसके अध्यक्ष खुद हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, कि आजादी के बाद जो सबसे ज्यादा बैंकों के हालात खराब हुए हैं वो साल 2014 के बाद से हुए। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? देखिए, वर्ष ये आपका रिपोर्ट जो आप बता रहे हैं 2014 के बाद, आप देखिए कि अगर नीरव मोदी यहां से पैसा लेकर गए और विजय माल्या लेकर गए, तो आप बताइए किसकी सरकार ने इन्हें पैसा जो है, स्वीकृति किसके सरकार में मिला था? यूपीए बिल्कुल, के साल सरकार। 2013 में हुआ था सर। हाँ, यूपीए का सरकार था उस समय।
ठीक है, आखिर इन्होंने तो वो कहा कि भाई हमने तो न खाने दिया है किसी को, न खाने देंगे, ठीक है, और जो खा रहे हैं उनको छोड़ेंगे भी नहीं। तो आखिर आप देखिए तो नीरव मोदी और विजय माल्या इन्होंने अधिकांशतः पैसे वापस कर दिए हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि करीबन 70 से 80% पैसा भारत ने रिकवर कर लिया, बाकी पैसे भी रिकवर कर लिए जाएंगे। बिल्कुल, जो डेटा आप रख रहे हैं वो उसका सही फिगर हमारे पास है। 11 लाख करोड़ की संपत्ति वापस आ चुकी है, और जो अभी आना है वो सही बात। ये सवाल ये है कि भागा किस दौर में, सवाल ये बार बार उठता है। नीरव मोदी पर साल 2011 से कॉर्पोरेटीकरण का आरोप था कि उनके पास संपत्ति जमा, लेकिन सर 2014 के कार्यकाल के बाद वो देश छोड़े हैं। देश छोड़ने की परिस्थिति का क्या सत्ता उसे एक रास्ता दे रही थी कि आप देश से बाहर जा सकते हैं, या फिर सत्ता डमाडोल थी उस तरह की परिस्थिति को आप जरा संक्षेप में बताइए। देखिए बात ऐसा है कि एक आम आदमी जो है, अगर वो पैसे अगर हम और आप बैंक से लेने जाए तो हम में और आप में इतना हिम्मत नहीं कि बैंक के पैसे को हम पचा सकते हैं, ठीक है। तो जब तक राजनीतिक तौर पर संरक्षण न हो तब तक ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो पैसे लेकर वो भाग जाए। तो हमें इसके पूरी तरीके से 110% हमें इसका जो नीरव मोदी हो या विजय माल्या अगर ये भागे तो इसमें राजनीतिक संरक्षण का बिल्कुल बड़ा हाथ है। क्योंकि आखिर आप देखिए तो आखिर नीरव मोदी या फिर विजय माल्या इतने बड़े जो है एयरलाइंस के मालिक, ठीक है, इतना बड़ा कारोबार भारत में, आखिर कौन ऐसे नेता नहीं है जिनसे उनका संपर्क नहीं था, ठीक है। बहुत सारे पिक्चर्स वायरल हुए जिसमें बड़े बड़े आपको अभिनेता से लेकर नेता तक से उनकी संबंध को साफ तौर पर दिखता है। तो आखिर इनको बिना राजनीतिक संरक्षण के भाग नहीं सकते थे देश छोड़कर। एक हम और आप गरीब व्यक्ति अगर लेता है तो उसके घर पर कुर्की जब्ती का नोटिस चिपक जाता है कि आपको पैसा वापस देना है। यहां पर तो आपको भाग भी गए, लंदन में आराम से गुजार भी रहते। तो हमारा तो ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जैसा शेरी व्यक्ति था, या फिर हमारी सरकार की जो है पूरी तरीके से इस पे गंभीरता थी कि ये कुछ पैसे वापस भी आए। नहीं तो अतीत में जैसे हुआ, आपको शायद पता होगा, भोपाल गैस त्रासदी में जो था, ठीक है, आपको ऐसा ही हुआ था कि जो व्यक्ति जिनकी जो है आपको प्लांट थी, ठीक है, वो जो है बाहर जो आराम से जो है उनको यहां से राजनीतिक संरक्षण के तहत उनको भगाया गया, और आज तक भोपाल गैस त्रासदी के लोगों को जो है जो उनको अधिकार या जिस तरीके के सरकारी मुआवजा मिलने चाहिए थी वो नहीं मिल पाया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लगता है आज अतीत में बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा दौर के हालात है उन पे बात, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी साल 2047 का एक बार फिर से सपना बुने हैं कि साल 2047 में भारत विकसित और संपन्न हो जाएगा, सबको अपना अपना घर होगा। जिस स्थिति की आप बात कर रहे हैं कि हम जैसे साधारण लोग, आप जैसे सरल विचार के लोग बैंकों में आज पैसा लेने की स्थिति में नहीं है। याद है साल 2013 में जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए दावेदार थे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय, उनका जो भाषण है वो उसका हूबहू मेरे पास है। तो उनका कहना था कि लाल किले के प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री को यह ताकत देता है कि वो इस देश के भीतर हर नागरिक, चाहे वो समाज के अंतिम पंक्ति पे खड़ा हो या पहले पायदान पर हो, उसे एक करने की शक्ति रखता हो। क्या आपको लगता है कि ये शक्ति 8 साल के नरेंद्र मोदी सत्ता को हो चुका है? एक ये देखिए, नरेंद्र मोदी जो है इस बार, जैसा कि आपने कहा कि लाल किले से भाषण जो उन्होंने दिया है, समाज के ताना बाना जो है, हमारे अलग अलग जो विविधताओं से भरा देश जो है, तो इसको एक साथ जोड़कर लेकर चलने की बात, तो हमारा ऐसा मानना है कि ऐसा उन्होंने अपने तरीके से किया है। ताकि अगर आप देखें तो उन्होंने आह्वान किया कि आइए, और हमें इस तरीके की जो हमारे समाज में बुराइयां हैं इसमें हमें आपका साथ चाहिए। तो अकेले अगर सिर्फ प्रधानमंत्री और प्रशासन अगर चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसमें हम सबकी भूमिका है। हम सब लोगों का अपना मौलिक अधिकार जिस तरीके से हमें है, तो वैसे हमारा कर्तव्य बनता हम सभी नागरिकों का कि हम सब मिलकर, जो उन्होंने अगर शब्द कहा, अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने कहा 130 करोड़ देशवासी अगर एक कदम अगर चलते हैं तो भारत 130 कदम चलेगा। तो ये यही बात है कि 130 कदम अगर हमें 130 करोड़ कदम अगर चलना है तो ये कैसे हो पाएगा? तो जब तक नागरिकों का साथ नहीं होगा तो मुझे ये लगता है सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन नागरिकों के सहयोग के बिना कोई सरकार कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोविड जैसी परिस्थिति भी थी तो उसमें नागरिकों के कारणवश ही सरकार सफल भी हो पाई।
चलिए सर, ये बात तो किसी से छिपा नहीं है और हमारे लिए गर्व की बात भी है कि सबसे लंबे समय तक लाल किला की प्राचीर से हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री ही बोलते हैं। इससे पहले किसी सरकार ने इतना समय नहीं लिया। तो बहुत से सवाल हैं, तो हमें बहुत से जवाब भी लेने हैं। संक्षेप में हर चीज को टच भी करना है, चूंकि आप सामाजिक परिस्थितियों को आपसे भला अच्छा कौन समझ सकता है, 10 साल से कार्यरत भी हैं। आपने ही जिक्र कर दिया, हालांकि मेरा सवाल था कि परिवारवाद का, जिस परिवारवाद का एक छत्र छाया देश की हर राजनीति के लगभग हर स्टेट से आता है, ये बात किसी से है नहीं। अगर मौजूदा दौर में सिर्फ सत्ता पक्ष की बात करें, परिवारवाद का जो वो जिक्र करते हैं और कल नरेंद्र मोदी साहब ने किया भी, इस मौजूदा दौर में बीजेपी के 106 सांसद अभी संसद में ऐसे हैं जिनका राजनीति कहीं ना कहीं परिवारवाद से जुड़ा हो, चाहे वो उनके परिवारवाद की वजह से उन्हें सत्ता मिली हो या उनके वंशज किसी न किसी एंगल से राजनीति में अपने मायने रखते हों। क्या परिवारवाद सिर्फ विपक्ष पे लागू होता है? 106 सांसद सर मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी से भी हैं। देखिए, 106 सांसदों के बारे में आपने बताया कि ऐसे जो अभी मौजूदा सरकार में 106 सांसद हैं जो कि परिवारवाद के ही वो भी आगे बढ़े हैं। तो हमारे ख्याल से 106 सांसद जो है, देखिए नियम सबके लिए है। आखिर परिवारवाद की उन्होंने बात की है, तो ये परिवारवाद आप अगर देखें तो दो एंगल था इसका। इशारा दो है, एक इशारा कांग्रेस और दूसरा है मुलायम सिंह यादव, ठीक है। उनका इशारा यही दो चीजों पर था। लेकिन ये सही है कि अगर आप परिवारवाद के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके अंदर भी है, तो उसको भी सुधारने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए कि ये 106 सांसद बता, ये कोई ऐसा नहीं है कि बड़े ओहदे पर बैठे हुए नहीं है अभी फिलहाल। अगर हम देखें तो अगर बिहार में भी अगर बात करें तो परिवारवाद लालू यादव की पार्टी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में देखें तो मुलायम सिंह यादव का, और कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है, नेहरू से लेकर अभी तक ये इतिहास रहा है, ठीक है। तो उनका यही चीज कहना है कि भाई ये परिवारवाद किसी में भी, किसी संस्था में भी अगर परिवारवाद आ जाए, ठीक है, तो वो संस्था को राइज करने नहीं देता है, परिवारवाद हावी रहता है। तो ये परिवारवाद जो है ये एक सामाजिक बुराई है, और राजनीतिक तौर पर परिवारवाद होने के कारणवश जो टैलेंटेड जो है, जिस व्यक्ति में क्षमता है उससे बेहतर करने का उसको मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है। यानी जो आम हमें पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सवाल से आप बचते हुए नजर आ रहे हैं सर। 106 सांसद बीजेपी के अभी मौजूदा दौर में हैं वो कैबिनेट में, उन पे आप कोई राय नहीं व्यक्त कर सके। आप चाचा भतीजा की बिहार में बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले उनसे आपका संबंध था लेकिन दुर्भाग्य से संबंध टूट गया। आपने मुलायम पर वार किया, मुलायम सिंह यादव जी पर वार किया। तो जो 106 सांसद आप चाहते हैं कि ये परिवार का जो एक धरोहर है वो अगले लोकसभा चुनाव में ये टूटे भाजपा की वजह से? जी, आप चाहते हैं कि जो 106 सांसद अभी हैं वो उसका अगले बार जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसका पैमाना थोड़ा नीचे हो, ताकि परिवारवाद से सत्ता पक्ष भी पीछे हटे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो 106 का आंकड़ा है, भारत को जो है कम से कम इस सरकार को ये सोचना चाहिए, खास तौर पे नरेंद्र मोदी को, कि जब दूसरों के लिए आप सबक दे रहे हैं तो खुद अपने ऊपर भी अमल करना चाहिए। ये मैं आपकी बात से समर्थन देता हूँ कि आप अपने यहाँ अंदर जब कम करेंगे तब आप दूसरों को एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो आप जैसे इंटेलेक्चुअल से हमारे व्यूअर्स भी यही ये करते हैं कि आप किसी पक्ष से लड़ते नहीं हैं, आप किसी पक्ष के होते नहीं है, निष्पक्ष बोलते हैं। हर बार हमने देखा है, मीडिया पैनलिस्ट में हमने आपको सुना है। अगले सवाल पे आते हैं। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 के लिए एक और क्रांति जोड़ी है, सवाल शुरू हुआ था जय जवान से, फिर जय किसान जुड़ा, फिर जय विज्ञान जुड़ा, अब लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जय अनुसंधान, रिसर्च जोड़ा है। कितना आपको लगता है कि रिसर्च में भारत विकसित है मौजूदा दौर में? देखिए, आपको पता होगा तौकीर जी कि ये 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो होवल्जर तोप जो है इसका इस्तेमाल किया गया सलामी देने के लिए, ठीक है। अब भारत एक समय ऐसा था कि भारत से जो है लोग जो है वो डिमांड करते थे, ठीक है। एक समय ऐसा था कि भारत से जो है लोग, भारत डिमांड करता था दूसरे देशों से कि हथियारों को लेकर, जो कि आपको मिलता तक नहीं था, ठीक है। और आज समय ऐसा आ गया कि इजराइल जो है से हमें भी मदद मिल रही है और हम भी इजराइल को मदद कर रहे हैं। बहुत सारे देश जो है वो हमसे अब हथियार खरीद रहे हैं। आपको तेजस जो हमारा जो अपना बनाया हुआ स्वदेशी जो है ये फाइटर जेट जो है, इसको भी जो है तेजस जो स्वदेशी फाइटर जेट है इसको भी खरीदने के लिए जो है आज दूसरे देश भारत के प्रति जो है एक अच्छे नजर से देख रहे हैं और इस डील का इंतजार कर रहे हैं।
चलिए, अभी तक हमने जितनी बात की सब में डेटा हमने रखा, आप भी अपने माध्यम से डेटा रखे, तो हमें लगता है इस बात को भी डेटा के अनुसार दर्शकों को समझाना चाहिए। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू डेटा, भारत दुनिया के उन आखिरी देशों की कतार में है जो रिसर्च के तौर पर सबसे कम पैसा खर्च करता है। भारत रिसर्च के तौर पर सबसे कम खर्चा करता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बजट है सालाना, वो 14,217 करोड़ है। उसमें भी सर 3 डिपार्टमेंट है। DSIR यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसपे 5,636 करोड़ रुपए, DBT यानी 2,518 करोड़ रुपए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन है वो, उस पे बाकी के पैसे खर्च किए जाते हैं। तो ये देश उन उन चुनिंदा देशों में क्यों गिना जाता है जो रिसर्च में सबसे कम पैसा खर्च करता है? और अगर सबसे कम पैसा खर्च करता है तो ये जय अनुसंधान किस तरह से इस विशाल मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐड हो पाएगा? देखिए, बात एक्चुअली में ये है कि आपको अनुसंधान में जो पैसों की खर्च है, ये डाटा जो आपने दिया है, इसमें ज़रूरत है कि पैसों को खर्च जो है सरकार बजट इसके लिए बढ़ाए। और अब देखिए क्या है कि अब जो उन्होंने नारा जो दिया है, ठीक है, तो ये नारा जो है इस सोच का, ये आपको कहें तो 2 एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताया, एक तेजस का बताया और एक तोप का जो बताया, होवल्जर तोप जो आया, ठीक है। तो ये अब धीरे धीरे भारत जो है अब इस चीज की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं जानता हूं कि आपको मैं बता दूं कि एक बार रशिया से हमने जो है शुरुआत में जब अपने सैटेलाइट को जब लॉन्च करना होता था तो हम दूसरों पर निर्भर होते थे, और आज समय ये है कि आज अमेरिका और रशिया जैसे देश भारत पर निर्भर है सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, ठीक है। भारत से मदद मांगते हैं। अभी हाल फिलहाल में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर जो अमेरिका से जो तनाव हुआ है, अमेरिका ने कुछ जो है सैटेलाइट्स जो है भारत से मदद मांगा है कि हमारे सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है हमको मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पर जो उनका विजन है इसको और सुदृढ़ करने के लिए, और जो राशि की जो खर्च है उसे बढ़ाए और हम अपने देश को एक स्वावलंबी राष्ट्र बनाए, ठीक है। दूसरों के प्रति जो है हमें दूसरों पर जो है निर्भरता कम करनी होगी और अपने देश को स्वावलंब बनाना होगा। चलिए सर, आज के इंटरव्यू के अंतिम सवाल पे आते हैं, और सबसे अहम मुद्दा जिसपे देश के प्रधानमंत्री कल भावुक भी हो गए थे। आप तो देख ही रहे होंगे, प्रधानमंत्री लाल किला की प्राचीर से महिला सुरक्षा सम्मान को लेकर भावुक हुई, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन सर, जब वो जीव में शिव देखते हैं, जो नारी में नारायण देखते हैं, और जो पौधे में परमात्मा देखते हैं, उस देश में नारी के लेकर के सम्मान की सिर्फ बातें कही जा रही है, धरातल पे उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। मसलन मैं आपको बताऊं, पहले ये बताइए कि नारी सम्मान में देश की मौजूदा स्थिति क्या है? हमारे देश में देखिए, जिस देश का अतिथि देवो भव वसुधैव कुटुंबकम जैसे जो है हमारे सोच है, तो नारी को लेकर भी हमारी सोच बहुत ही, अगर अभी के अगर परिस्थिति में बात करें तो सोच में बदलाव की जरूरत है। आप निर्भया वाला जो कांड जो हुआ था, उस समय से जो है कहीं ना कहीं एक जो छवि जो थी, ठीक है, देश के अंदर जो माहौल जो था, उबाल जो था, ठीक है, तो वो एक छवि जो उस समय बहुत खराब बनी थी। और अब कम से कम इसमें जो है अभी भी सुधार की जरूरत है, जबकि सरकारें अपने तरीके से हमेशा ये कहती हैं हमने नारी के लिए ये काम किया, XYZ बहुत सारी योजनाओं को गिनाते हैं, लेकिन धरातल पर वो लागू होता हुआ दिख नहीं रहा है। और अब नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले से जब आह्वान किया है इस चीज को लेकर, तो ये जैसे मैंने आपको बताया, ये उनके सिर्फ आह्वान करने से और लाल किले से भाषण देने से नहीं होगा। इसके लिए सरकार को धरातल पर उतरना होगा, सरकार को ऐसी योजनाओं को लाना होगा, नागरिकों को एक के अंदर जो है बच्चे हैं, विद्यालयों में भी इस तरीके का पाठन कराया जाए कि बच्चों के अंदर ये मानसिकता डेवलप किया जाए कि हमें अपने घर में महिला हो, चाहे वो बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, सबका हमें सम्मान करना होगा। जब तक बच्चों के अंदर, देखिए, नियम बनाने से कुछ नहीं होता है, जरूरी है कि जो आप नियम जो बना रहे हैं वो जिनके ऊपर आप लागू कर रहे हैं, तो लोगों को आप समझाएं ना, समझाइए कि हाँ भाई उसको तरीके तक पहुंचिए, उसके तह तक पहुंचिए, लोगों को समझाइए कि भाई ऐसा करने से हमारा समाज जो होगा वो विकसित होगा। या अच्छे तरीके से जो है, जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल के जो है पाठ्य पुस्तक में आप दीजिए, इस तरीके से सेमिनार आयोजन करवाइए समय समय पर CBSE के द्वारा, या फिर और जितने भी बोर्ड्स हैं वो इस तरीके के आपको जो आयोजन करवाएं, जिसका मकसद बस सीधे तौर पर ये हो कि नारी सम्मान को जो है
के प्रति लोगों के अंदर एक अच्छी भावना डेवलप करना। चलिए, आप निर्भया कांड से लेकर के जिस पे कटाक्ष किए हैं, हमें लगता है कि उस पे सर एनसीआरबी नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड्स ब्यूरो का ये डेटा कहता है कि जो देश में 3 टॉप मोस्ट राज्य हैं जहां नारियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, वो है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश भारतीय जनता की पार्टी, ना सिर्फ भारतीय जनता, राजस्थान भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जहां कांग्रेस की सरकार है। तो सरकारें बदलती है लेकिन महिलाओं पे अत्याचार का जो ग्राफ है वो डे टू डे आगे बढ़ रहा है। अब आपको लगता है कि आगे कौन सा सकारात्मक कदम डायरेक्ट उठाने की आवश्यकता है जिससे ये ग्राफ थोड़ा नीचे आए? अंतिम सवाल। देखिए, सकारात्मक कदम आप अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं तो मैं यही आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि योगी जी नियम बना देंगे, रूल बना दें, विधानसभा में कोई एक विधायिका ला दें जिससे कि भाई नारी को प्रति अगर किसी तरीके का कोई भी चीज अगर हो रहा है तो एक कानून बना देना से समस्या का हल नहीं है किसी भी राज्य के लिए। सीधे तौर पर जो मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी है लोगों की मानसिकता और सोच में बदलाव लाना, और ये मानसिकता और सोच बदलाव कैसे लाया जाए, सरकार इस पर विचार करे कि हम क्या करें कि इस तह तक पहुंचे। और नारी सुरक्षा और नारी सम्मान के लिए जिस तरीके से चाय पर चर्चा नरेंद्र मोदी ने लाया, क्या वैसी कोई चर्चा नहीं हो सकता है देश के अंदर जिससे कि नारी सम्मान और नारी को समाज में जो है एक अच्छा जो है सम्मान मिले? वैसे भी तो कर सकते हैं। तो सरकार को ये सोचनी होगी कि ऐसी कुछ योजना को लेकर सामने आए जिससे कि नारी शक्ति, नारी सम्मान और ज्यादा मजबूत हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ पटना दून पब्लिक स्कूल के राजनीतिक विशेषज्ञ। हर मुद्दे पर मुखरता से अपनी राय रखी और इनको यही सबसे अलग करता है कि बिना सत्ता का कोई मोह माया लेते हुए हर पक्ष को सबसे पहले कटाक्ष भी किया जो उसके स्तर से था। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जो मौजूदा दौर में शासित हैं उनसे कुछ कानूनों के आह्वान के साथ साथ कानूनों को धरातल पर लाने की जिम्मेदारी भी ली और उनकी एक अपील भी की, अवहेलना भी की। हमारे साथ जुड़े हुए थे पटना दून पब्लिक स्कूल से रवि सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज नोट। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।